सबको नमस्कार। मैं दादा साहब माने। आज हम हिंदी व्याकरण के तहत डिस्कस करने जा रहे हैं विराम चिन्ह, जिसे पढ़ते समय लिखते समय इसकी ज़रूरत हिंदी छात्रों के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो चलिए आज इस छोटे से वीडियो में विराम चिन्हों की संपूर्ण जानकारी लेंगे। उससे पहले यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे दीक्षा एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, किसे विराम चिन्ह कहते हैं? तो उसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना, इसका मतलब है कहाँ पर रुकना है और कब रुकना है और क्यों रुकना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर रुकना या ठहरना दो अर्थ आता है। तो ठहरना किसे है, कब रुकना है, कब चलना है? देखिए, वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना या रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी हम वाक्य पढ़ते हैं या जब भी हम भाषण देते हैं, तब इन विराम चिन्हों की ज़रूरत हमें होती है। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कुछ पल के लिए रुकना है और कहाँ पर हमें निरंतर पढ़ना है, निरंतर बोलना है। इस विराम चिन्हों के माध्यम से हमें पूरी जानकारी पढ़ने के लिए या बोलते समय बहुत ही अनिवार्य होती है। तो वाक्यों के बीच बीच में कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकना है, उसे हम क्या कहेंगे? वहाँ पर जो हम रुकते हैं वहाँ पर चिन्ह लगाए जाते। तो कौन से चिन्हों को कब रुकना है और कब चलना है, देखिए। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। और एक बार इस तरह इसीलिए बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए वाक्यों के बीच बीच में रुकना है। वाक्यों के बीच बीच में रुकने का संकेत यह है कि वाक्य सुनने वालों तक वह वाक्य आराम से उसे समझ में आए और वह उस वाक्य को जल्दी ही समझ पाए। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी पढ़ने वालों के लिए इसे सीखना अनिवार्य है। नेक्स्ट, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्हों इस प्रकार है। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ चिन्ह। तो पहला है पूर्ण विराम और दूसरा है इसका चिन्ह अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशन या डैश, उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद, त्रुटिपूरक और अंत में आता है लाघव चिन्ह। ये सभी जो हिंदी व्याकरण के तहत आने वाले विराम चिन्हों की सूची है। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब क्या है, किसे हम पूर्ण विराम? पूर्ण विराम मतलब है पूर्ण रूप से। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं। पक्षी दाना चुग रहे हैं, है के बाद जो चिन्ह लगा उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। और एक उदाहरण है,
सूर्योदय, सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक वाक्य के अंत में, वाक्य पूर्ण हुआ तो उसके अंत में जो लगाया जाता है उसे चिन्ह को हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए, और एक है अल्प विराम। दूसरा, अल्प मतलब थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम, कुछ पल के लिए हमें क्या करना है, विराम करना है। जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़े तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। ये सभी क्या है, यहाँ पर एक वाक्य उदाहरण के तरह दिया गया है। जब भी एक शब्द के होने के बाद जो चिन्ह लगाया गया है, मक्का होने के बाद, उसे हम क्या कहेंगे, अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए, अर्धविराम चिन्ह। तो अर्धविराम चिन्ह मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूर्ण अर्थ में दिया गया है कि एक बड़े वाक्य को लिखने के बाद एक छोटा वाक्य दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है। जहाँ पर प्रयोग हुआ है चिन्ह, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। आगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी को पता है प्रश्नवाचक मतलब क्या करना है, प्रश्न पूछना है। तो उसका अर्थ देखिए, प्रश्नवाचक का, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, आपका क्या नाम है, या आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे से पूछते। जैसे कि तुमने क्या कहा है, ये सभी क्या है, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह में आते हैं। आगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय मतलब क्या है, आश्चर्य या शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो उसमें ये चिन्ह लगता है विस्मय बोधक वाक्य में। तो उदाहरण देखिए, वाह, हम यह मैच भी जीत गए। जहाँ पर वाह कहने के बाद कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकना है, तो वहाँ पर यह चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य, छी, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है। यहाँ पर जो लगा है चिन्ह, इसे हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। कोई शोक, आश्चर्य, हर्ष के समय में लगाए जाने वाले चिन्हों को हम कहते हैं। आगे है योजक या विभाजक चिन्ह। योजक मतलब दो वाक्यों को जोड़ना, विभाजक मतलब क्या करने, दो शब्दों को अलग अलग करना। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा चिन्ह लगा, बड़ा, रात दिन, धीरे धीरे। दो वाक्यों के बीच में लग रहा है,
दो शब्दों के बीच में लग रहा है। यस। और दूसरा उदाहरण है, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। सुख दुख के बीच में जो लगा है चिन्ह, इसे हम क्या कहेंगे? योजक चिन्ह कहते हैं। तो चलिए, निर्देशक या डैश चिन्ह। कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे को सूचना दे रहा हो तब कहा जाता है, तब इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे नेहा ने कहा, कहा होने के बाद क्या लगा? एक डैश लगा। मैं कल जाऊंगी, ये क्या हुआ? वाक्य पूरा हुआ। उसके बाद उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह मतलब देखिए, उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है एकहरे तथा दोहरे। एकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण चिन्ह क्या है? वहाँ पर बता दिया गया है कि विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, वहाँ पर एक चिन्ह लगाया गया है। यस। तो और एक है, रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। तो दिनकर के शब्द के अंत में और पहले जो चिन्ह लगा है उसे हम क्या कहेंगे? उदाहरण चिन्ह। जैसे कि रामधारी सिंह का उपनाम क्या है? दिनकर है, तो दिनकर को हम क्या कहेंगे? उदाहरण के तौर पर चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, विवरण चिन्ह। विवरण करना है, इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है या किसी विशेष का विवरण देने के लिए। जैसे यहाँ पर बताया गया कि किसी विशेष का विवरण देने के लिए। जैसे कारक के 8 भेद है, तो 8 भेद कौन से हैं आपको लिखना है, 1 2 3 करके। यस। आगे है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कब होता है? देखिए, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? जब कुछ वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, तो व्यक्ति का नाम देंगे। अच्छा खिलाड़ी है, ब्रैकेट में क्या देंगे? सचिन तेंदुलकर देंगे। तो ऐसे संदर्भ में इसका प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तुलसीदास को सभी जानते हैं। तुलसीदास क्या है? संस्कृत के कवि दिया जाता है। तो आगे है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटि मतलब क्या है? जो छूट गया है, कुछ रह गया है। हंस पद लिखते समय जब कोई अंश शेष रह जाता है तो इस चिन्ह का
चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे बगीचे में एक चिन्ह लगा, फूल खिले हैं, यहाँ पर कुछ बचा है, उसे क्या करना है, ऊपर लिखना है यहाँ पर। तो दूसरा वाक्य, मैंने चिन्ह लगा, तुमसे पहले चिन्ह लगा ही कहा दिया था। तो मैंने क्या कहा था, पहले क्या कहा था, उसके बारे में क्या होता है, यहाँ पर कुछ छूट जाता है, उसे लिखना होता है। उसे हम क्या कहेंगे, त्रुटिपूरक चिन्ह। जब हम लिखते हैं कुछ अंश छूट जाता है तो उसे हम बाद में लिख देते हैं। आगे लाघव चिन्ह। लाघव मतलब क्या है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, डॉक्टर डॉ, अर्जित, ये सभी क्या है, शब्दों को कम करके लिखना है। जैसे कि पंडित हो, पंडित का क्या आएगा, यस। ऐसे विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी पढ़ने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ही होती है। इसके ज़रिए हम हिंदी और प्रभावित रूप से पढ़ सकते हैं। अब इन चिन्हों का प्रयोग करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा और जो सुनने वाला है उसे आपकी बात पूरी समझ में आ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।